एक बुजुर्ग अनपढ़ औरत जिसके अपने कोई बच्चे नहीं थे, मरने से पहले उसने कहा, ये ज़मीन मेरी है, मैं जिसे चाहूँ दे सकती हूँ। उसने अपने अंगूठे का निशान लगाकर एक वसीयत बनवाई। लेकिन सवाल ये है, क्या उस वसीयत पर अंगूठा उसी का था? क्या उसे पता भी था कि कागज़ पर क्या लिखा गया है? और सबसे बड़ी बात, गवाह कहाँ गए? पूरे 50 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एक ऐसा फैसला दिया जो हर उस इंसान के लिए जानना ज़रूरी है जिसके परिवार में कभी भी वसीयत की बात आई हो। तमिलनाडु के कोयम्बटूर की बात है। एक शख्स थे वैयापुरी गौंडर। उनकी 3 पत्नियां थी। पहली 2 पत्नियों की मृत्यु वैयापुरी गौंडर की मृत्यु से पहले ही हो गई थी। तीसरी पत्नी की मृत्यु के पहले ही वैयापुरी गौंडर का देहांत हो गया था। अब पूरी जायदाद की अकेली वारिस बची वो तीसरी पत्नी। अगर वो तीसरी पत्नी बिना वसीयत के मरती तो संपत्ति उनके पति की बाकी वारिसों में बांटी जाती, यानी पहली और दूसरी पत्नी की बेटियों के परिवार में। लेकिन 1985 में जब तीसरी पत्नी की मृत्यु हुई तो परिवार ने एक दावा किया, हमारे पास एक रजिस्टर्ड वसीयत है। 1976 में उन्होंने ये जायदाद हमें दे दी थी। अब ये सुनकर लगता है केस खत्म, वसीयत रजिस्टर्ड है, मामला साफ है। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि जिस वसीयत का दावा किया गया उसके दोनों गवाह कोर्ट में कभी पेश ही नहीं हुए। न गवाहों की मृत्यु का सर्टिफिकेट, न कोई ठोस सबूत, बस एक फायदा पाने वाले शख्स का बयान कि दोनों गवाह मर चुके हैं। क्या सिर्फ इतना बयान काफ़ी है एक वसीयत को साबित करने के लिए? यही वो सवाल है जिसने पूरे केस को उलट पुलट कर दिया। भारत में वसीयत को साबित करने का एक तय तरीका है। इंडियन सक्सेशन एक्ट का सेक्शन 63C। ये सेक्शन कहता है वसीयत पर कम से कम 2 गवाहों के दस्तखत होने चाहिए। और इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 68 कहता है अगर कोई गवाह जिंदा है और कोर्ट में आ सकता है तो उसे बुलाना जरूरी है। लेकिन एक अपवाद भी है, सेक्शन 69। अगर सच में कोई गवाह न मिले तो हैंडराइटिंग के सबूत से भी वसीयत साबित हो सकती है। सवाल ये था, क्या इस केस में सचमुच सेक्शन 69 का इस्तेमाल हो सकता था या फिर ये सिर्फ एक शॉर्टकट था असली सबूत से बचने का? अब जरा सोच कर देखिए, अगर आपके परिवार में भी किसी दिन ऐसी वसीयत सामने आए जिसके गवाह गायब हों तो क्या आप उसे मान लेंगे? ट्रायल कोर्ट ने इस वसीयत को झूठा करार दिया। वजह कई थी। वसीयत में लिखा था कि यह जमीन उस महिला की खुद की कमाई हुई संपत्ति है, जबकि सच तो ये था कि यह जमीन उन्हें पति से मिली थी। वसीयत में एक और बेटी को अपनी बेटी बताया गया था जो असल में सौतेली बेटी थी। और सबसे अहम बात, जिस परिवार को फायदा मिल रहा था उसी परिवार का एक बंदा इस वसीयत का गवाह भी था। लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने यह फैसला पलट दिया। हाईकोर्ट ने कहा वसीयत रजिस्टर्ड है, बुजुर्ग महिला 9 साल और जिंदा रही तो सब कुछ ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा सिर्फ रजिस्ट्रेशन से वसीयत सच साबित नहीं होती। कोर्ट ने कहा जिस गवाह की मौत का दावा किया गया उसका कोई ठोस सबूत पेश नहीं हुआ। जिस गांव में वो रहता था वहां का एक गवाह कोर्ट में आया भी, लेकिन उसने भी मौत की पुष्टि नहीं की। कोर्ट ने यह भी कहा जिसने वसीयत लिखी थी वो सिर्फ स्क्राइब यानी लेखक था, गवाह नहीं। उसके दस्तखत को गवाही नहीं माना जा सकता। और सबसे दिलचस्प बात, जिस औरत के परिवार को फायदा मिल रहा था वही सबसे अहम गवाह हो सकती थी, लेकिन उसे कभी कोर्ट में पेश ही नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा आखिर क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये वसीयत साबित नहीं हुई, और चूंकि वसीयत फेल हो गई तो संपत्ति सामान्य उत्तराधिकार कानून यानी हिंदू सक्सेशन एक्ट की धारा 15(2)(b) के तहत बटेगी। यानी पति के सभी वारिसों में ट्रायल कोर्ट का पुराना फैसला बहाल कर दिया गया। तो इस केस से हमें क्या सीखना चाहिए? पहला, वसीयत सिर्फ रजिस्टर्ड होने से सच नहीं हो जाती। दूसरा, गवाहों का जिंदा होना या ना होना सिर्फ कहने से साबित नहीं होता, पक्के सबूत चाहिए। और तीसरा, अगर वसीयत में कुछ भी गड़बड़ लगे, जैसे गलत जानकारी या फायदा पाने वालों का गवाह होना, तो कोर्ट शक जरूर करेगा। जब आप या आपके परिवार में कोई वसीयत बनाए तो ध्यान रखिए सही गवाह, सही प्रक्रिया और साफ जानकारी, वरना बरसों बाद भी ये अदालत में उलझ सकती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए
ताकि नियम कायदा कानून का हर नया एपिसोड आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प कानूनी कहानी के साथ।